आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। स्टूडेंट, आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना हाइगेंस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को सिद्ध कीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को ज्ञात कीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझाइए। हाइगेंस सिद्धांत द्वारा हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है या द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, उस हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है, अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना है, प्राप्त करना है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को। और यहाँ पर हाइगेंस सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं स्टूडेंट। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, वहां जाकर आप परावर्तन की व्याख्या देख सकते हो। आज की क्लास में अपन प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने वाले हैं। और अपवर्तन का जो मुख्य नियम है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर प्राप्त करना है अपने को हाइगेंस सिद्धांत द्वारा। और स्नेल के नियम के अनुसार ये बताया गया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो सदैव नियतांक रहता है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, नियत रहती है इन दोनों राशियों का अनुपात। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ये स्नेल का नियम है जो यहाँ पर हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त करना है स्टूडेंट अपने को। सही है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन और नोट्स बनाइए, अपने सेल्फ के नोट्स बनाइए, वही नोट्स आपके काम आने वाले हैं आगे। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक अपना हाइगेंस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है, उस अपवर्तन के नियम को यहां पर प्राप्त करना है। सही है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर एक अपवर्तक सतह ले रहे हैं। देखो, अपवर्तन के नियमों को हाइगेंस सिद्धांत द्वारा प्राप्त करना है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करें स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ पर अपने पास एक अपवर्तक सतह है। ये मान लो एक्स वाई के रूप में अपने पास क्या है, एक अपवर्तक सतह। सही है, इस अपवर्तक सतह के एक ओर विरल माध्यम है और इस अपवर्तक सतह के दूसरी ओर सघन माध्यम है। एक और जो माध्यम हो विरल माध्यम है, एक और जो माध्यम हो सघन माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 मान लो और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 मान लो। सही है, इस अपवर्तक सतह के दोनों ओर अपने पास ये दो माध्यम है। ये एक्स वाई के रूप में अपने पास क्या है, ये एक्स वाई के रूप में अपने पास एक अपवर्तक सतह है स्टूडेंट। इस अपवर्तक सतह के एक और विरल माध्यम और एक और सघन माध्यम है। सही स्टूडेंट, अब यहां पर इस अपवर्तक सतह पर एक समतल तरंगाग्र लेते हैं स्टूडेंट। अपने पास यहां पर एक समतल तरंगाग्र है स्टूडेंट, वही AB के रूप में। AB के रूप में यहां पर एक समतल तरंगाग्र लेके आता है। सही है, इस तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है, इस तरंगाग्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं जो आपतित किरणों को व्यक्त करती है। यहां पर इस बिंदु A पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आपतित किरण, क्योंकि इस तरंगाग्र के लंबवत तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करने के लिए खींची गई जो लंबवत रेखा है, वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब यहां पर ये प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण इस बिंदु A से आगे बढ़ती है तो ये सीधी की सीधी चलती है। प्रकाश किरण का जो पथ होता है वो स्टूडेंट सरल रेखीय होता है, ये सरल रेखीय है। और यहां पर ये कोण स्टूडेंट तरंगाग्र के साथ में कितना होगा, 90 डिग्री। सही है, अपने पास यहां पर AB के रूप में ये क्या है, आपतित समतल तरंगाग्र है। AB के रूप में अपने पास ये आपतित सरल समतल तरंगाग्र है। और ये यहां पर अभिलंब मान लिया जाए तो उस अवस्था में ये आपतन कोण I है। सही है, ये आपतन कोण I है। तो यहां पर इस सरफेस के साथ में ये अभिलंब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस I। और यहां पर ये कोण शेष कितना रह जाएगा, कोण I। इसका मतलब ये आपतित तरंगाग्र इस अपवर्तक सतह के साथ में आपतन कोण
आई बनाता है। सही है, इस अपवर्तक सतह के साथ में ये आपतन कोण आई बनाता है। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर इस तरंगाग्र AB की बात कर रहे हैं। ये तरंगाग्र AB इस पहले माध्यम में, तरंगाग्र AB का जो बिंदु B है, ये इस विरल माध्यम में गति करते हुए इस बिंदु B से इस अपवर्तक सतह पर पहुंच रहा है। यदि बिंदु B से ये अपवर्तक सतह पर पहुंच रहा है और अपवर्तक सतह तक पहुंचने में t समय लेता है, तो B से लेकर इस अपवर्तक सतह तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है स्टूडेंट, वो हो जाएगी v1t। सही है, B से लेकर इस अपवर्तक सतह का बिंदु यहां पर ले लो स्टूडेंट, अपने पास C है। अपवर्तक सतह का जो बिंदु है वो क्या है, C है। मतलब B से लेकर C तक की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, v1t हो जाएगी। सही है, t समय में इस तरंगाग्र का बिंदु B गति करते हुए vt दूरी तय करते हुए बिंदु C पर पहुंचता है। इसी समय t की बात करें तो इसी समय t में इस तरंगाग्र का जो बिंदु A है वो इस सतह से अपवर्तित होकर द्वितीयक तरंगिकाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। मतलब यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं इससे अपवर्तित होकर इस दूसरे माध्यम में लगातार आगे बढ़ती रहती है। सही चीज। तो यहां पर यदि समय t की बात करें तो इस समय t में इस तरंगाग्र का जो बिंदु A है वो इस दूसरे माध्यम में अपवर्तित होकर गति करेगा, संचरित होगा। जब इस दूसरे माध्यम में ये संचरित होगा तो t समय में ये बिंदु A v2t दूरी तय करेगा, क्योंकि यहां पर इस माध्यम, विरल माध्यम में इसकी चाल, तरंगाग्र की चाल v1 थी। सघन माध्यम में इस तरंग की जो चाल है वो v2 हो गई, तो यहां पर ये v2t दूरी तय करेगा। सही है, तो इस बिंदु A को केंद्र मानकर v2t त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। इस बिंदु A को केंद्र मानकर इस दूसरे माध्यम में एक चाप खींचते हैं। इस दूसरे माध्यम में एक चाप खींच रहे स्टूडेंट। तो ये इस दूसरे माध्यम में v2t त्रिज्या का एक चाप खींच लिया अपन। सही है, ये बिंदु A इससे अपवर्तित होकर इस दूसरे माध्यम में गति कर रहा है। इस चाप के ऊपर मान लो इस बिंदु पर कटान करता है, ये बिंदु अपन ने D मान लिया। तो यहां पर इस बिंदु C से इस चाप के ऊपर यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, इस बिंदु C से यदि चाप के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए स्टूडेंट, तो ये जो खींची गई स्पर्श रेखा है, ये खींची गई स्पर्श रेखा परावर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करती है, और ये इस बिंदु C से अपवर्तित होकर परावर्तित तरंगाग्र, इस अपवर्तित किरण के रूप में अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। ये क्या है अपने पास यहां पर स्टूडेंट, इस दूसरे माध्यम में अपवर्तित तरंगाग्र, प्रकाश के अपवर्तन की बात करें यहां पर, तो ये अपने पास अपवर्तित तरंगाग्र। इस अपवर्तित तरंगाग्र में A से लेकर D तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, v2t दूरी हो जाएगी। सही है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, v2t दूरी हो जाएगी। यहां पर ये कोण स्टूडेंट, अपवर्तन कोण अपने पास क्या है, r। ये अपवर्तन कोण r है स्टूडेंट। तो यहां पर इसका ये जो अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, r ही हो जाएगा। जैसे यहां पर आपतन कोण i था, इसका आपतन कोण i, इसका अपवर्तन कोण r है। एक प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण r है, तो इस तरंगाग्र का अपवर्तन कोण भी r होगा स्टूडेंट। सही है, यहां पर इसके साथ में बनने वाला ये जो कोण है, ये कोण होगा स्टूडेंट यहां पर 90 डिग्री। क्लियर है यहां पर। तो यहां पर आपतित तरंगाग्र AB लिया है यहां पर। इस आपतित तरंगाग्र AB का अपवर्तित तरंगाग्र अपने को CD प्राप्त हो रहा है, जो इस दूसरे माध्यम में प्राप्त हो। यहां पर इन प्रकाश किरणों की बात कर ले कि ये कोई प्रकाश किरण जो आपतन को यहाँ कोण I बनाते हुए आपतित होती है, इसे अपवर्तित होकर
अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा माध्यम है वो सघन माध्यम है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पर भी यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अपने पास अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर ही झुक रही है। ए बी सी जो प्रकाश किरण आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर ही झुक रही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा माध्यम है वो सघन माध्यम है स्टूडेंट। सही है। तो यहाँ पर हाइगेंस सिद्धांत द्वारा इस आपतित तरंगाग्र का ये अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त किया है अपन ने। सही है। इस आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र के लिए वही अपवर्तन का नियम सिद्ध करना है जिसे स्नेल का नियम कहा जा रहा है। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट इस चित्र में देखो, यहां पर चित्र से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है। चित्र से जो अपन ने यहां पर प्रूव किया है, सबसे पहले तो चित्र से ये चीज मिल रही है अपने को कि यहां पर जो भुजा BC है उस भुजा BC का मान कितना है V1T, और जो भुजा यहां पर AD है उस भुजा AD का मान क्या है V2T। सही है। इन दोनों भुजाओं की लंबाई V1T और V2T है स्टूडेंट। सही है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। यहां पर V1 ग्रेटर देन है स्टूडेंट V2 से, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, तो V1 ग्रेटर देन है यहां पर V2 से। इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो V1T और V2T है। डायग्राम में भी नजर आ रहा है। BC यहां पर अधिक दूरी है तो AD यहां पर कम दूरी है, V2 यहां पर, क्योंकि V2T यहां पर कम दूरी रहेगी, V1T यहां पर अधिक दूरी रहेगी। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सही है। अब यहां पर स्नेल के नियम को सिद्ध करना है, तो इसी डायग्राम में त्रिभुज ले रहे हैं स्टूडेंट। क्या? त्रिभुज ABC से यदि अपन साइन I का मान ज्ञात करें, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यदि साइन I का मान ज्ञात करें तो साइन थीटा बराबर स्टूडेंट क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण। तो यहां पर इस त्रिभुज में लंब क्या है, कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब है और वो क्या है BC बटे हुए कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो है कर्ण। तो BC बटे हुए AC यहां पर साइन I का मान प्राप्त हो रहा है। सही है स्टूडेंट। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज और ले रहे हैं, त्रिभुज ADC से अपवर्तक सतह से नीचे एक दूसरा समकोण त्रिभुज और बन रहा है ADC। इस समकोण त्रिभुज में कोण R बन रहा है, तो साइन R बराबर क्या मिलेगा वही लंब क्या है कोण के सामने की भुजा क्या है AD, तो AD बटे हुए कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा AC। साइन I और साइन R का मान इस डायग्राम में इन दोनों त्रिभुजों से अपने को ये प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। सही है। यदि इन दोनों समीकरणों का अनुपात ज्ञात करें तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अर्थात ज्ञात करना यहां पर क्या साइन I बटे हुए साइन R, साइन I बटे हुए साइन R, इन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए प्राप्त करें तो क्या मिलेगा साइन I का मान BC बटे हुए AC, साइन R का मान AD बटे हुए AC। तो ये AC से AC कैंसिल हो गया। यहां पर साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल बराबर क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहां पर अपने को क्या मिल गया BC बटे हुए AD। यहां पर ऊपर BC बच गया और नीचे AD बच रहा है। अब BC और AD क्या है स्टूडेंट, यहां पर देखो चित्र से यहां पर अपन ने प्रूव किया है BC और AD का मान अपने पास ये है, तो यहां पर साइन I बटे हुए साइन R इज इक्वल क्या हो जाएगा BC का मान V1T, AD का मान V2T, तो T से T यहां पर कैंसिल हो गया, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल बराबर क्या मिल गया V1 अपॉन V2, और V1 और V2 का जो अनुपात है वो स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगा। V1 और V2 का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहेगा। यही स्नेल का नियम है स्टूडेंट, स्नेल का नियम यही है। क्या है स्नेल का नियम,
स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। सही है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है, ये स्नेल का नियम कहता है। जो यहां पर अपन ने प्रूव किया है, V1 यहां पर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, V2 यहां पर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। सही है। यदि अपन ने कोई माध्यम निर्धारित कर दी तो उन माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो कांस्टेंट रहेगी स्टूडेंट। सही है। प्रकाश की चाल उन माध्यमों में कांस्टेंट रहेगी तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यहां पर कांस्टेंट मिल रहा है अपने को। सही है। यदि यहां पर ये मान ले कि जो पहला माध्यम है स्टूडेंट वो क्या है, निर्वात है या वायु है, तो यहां पर यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो V1 बराबर क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, C/N1 एवं V2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, C/N2। यहां पर N1 और N2 यहां पर क्या है स्टूडेंट, N1 यहां पर पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और N2 यहां पर इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर V1 और V2 का ये मान इसमें पुट कर दें, V1 और V2 का ये मान इसमें पुट कर दें तो यहां पर स्टूडेंट क्या मिल जाएगा अपने को, यहां पर देखो अपने को क्या मिल जाएगा, sin r इज इक्वल V1 के स्थान पर C/N1, V2 के स्थान पर C/N2। सही है। तो C से C कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, sin r इज इक्वल N2/N1 और ये कांस्टेंट है, माध्यम का अपवर्तनांक है और यही स्नेल का नियम कहलाता है। सही स्टूडेंट। तो यहां पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर स्नेल के नियम को प्रूव कर दिया अपन ने। तो यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, कौन से है दो नियम, देखो यहां पर पहला नियम तो यह है कि आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब या अपवर्तक सतह तीनों एक ही तल में स्थित है। आपतित तरंगाग्र इस बोर्ड के तल में स्थित है, ये भी यहां पर इस प्रकार, अपवर्तित तरंगाग्र CD यहां पर ये भी इस तल में स्थित है और अभिलंब है वो भी यहां पर इस तल में ही स्थित है। इसका मतलब आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और यहां पर तीनों एक ही तल में स्थित है। ये अपवर्तन का पहला नियम है स्टूडेंट। सही है। बात करें अपवर्तन के दूसरे नियम की, तो अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार ये बताया गया कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के पदों में भी यहां पर प्राप्त किया है और माध्यम में प्रकाश की चाल के पदों में भी इसे ज्ञात किया है। यहां पर V1 और V2 का अनुपात नियतांक है, यहां पर N2 और N1 का अनुपात नियतांक है। सही है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, यही स्नेल का नियम है जो यहां पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रूव किया है स्टूडेंट। तो यहां पर आज की क्लास का टॉपिक था स्टूडेंट अपना हाइगेंस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना। तो यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियमों को यहां पर सिद्ध किया है हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, साथ में वीडियो अच्छा लगा तो उसके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।